हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। तो चलिए हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जैसे जो बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लियर है। यहाँ सभी बच्चे देखिए, पहले आप अपने चैप्टर का नाम देखिए, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। अगर आप बीपीएससी के पेपर को देखेंगे, ठीक है, बीपीएससी में किस पेपर को देखना है, तो ज्योग्राफी के मेंस को देखना है, क्लियर है। तो बीपीएससी के ज्योग्राफी मेंस में जो दो पेपर है बच्चे, यहाँ पर केयर करेंगे, दो पेपर है। एक है पेपर फर्स्ट, क्लियर हो गई। पेपर फर्स्ट के बाद जो दूसरा पेपर है उसे हम कहते हैं पेपर सेकंड। तो जो पेपर सेकंड है यहाँ पर केयर करेंगे। पेपर सेकंड में आपका जो पहला ही जो सेक्शन है उस सेक्शन को कहा गया है भौतिक पहलू। क्या कहा है हमने? भौतिक पहलू, जिसे हम कहते हैं फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट। इस भौतिक पहलू में सबसे पहले आपको भारत के भू आकारिकी के बारे में कहा गया है। देखिए, भू आकारिकी का मतलब क्या है बच्चे, इसको पहले समझिए। इस भौतिक पहलू में जो भू आकारिकी कहा गया है उसे का मतलब है जियोमॉर्फोलॉजी। क्या मतलब है इसका? जियोमॉर्फोलॉजी। यानी भारत के जो भी भौतिक विभाग है, जैसे हिमालय पर्वत है, मैदान है, पठार है, कोस्ट लाइन है, आइलैंड्स हैं, उन सबको ही भू आकारिकी कहते हैं, क्लियर है। लेकिन इस भू आकारिकी के बाद अगर आप देखेंगे तो पहले यहाँ पर क्या कीजिए, इस भौतिक पहलू में ही पहला क्या कहा गया है? भू आकारिकी। और भू आकारिकी के बाद अगला जो आपको चैप्टर कहा गया है उस चैप्टर का ही क्या नाम है? अपवाह तंत्र नाम है, जिसे हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चे? ड्रेनेज सिस्टम। तो आज ये जो हमारा जो चैप्टर है, जो बीपीएससी के मेंस में सेकंड पेपर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे जुड़कर के सवाल बनते हैं और तरह तरह के सवाल बनते हैं। लेकिन इसका अप्रोच इतना वैज्ञानिक है, इतना साइंटिफिक है कि अगर आप तरीके को सीख लें तो आप खुद ब खुद, अगर हल्की भी जानकारी है, आप खुद से आंसर को बनाकर लिख सकते हैं। ये इतना ज्यादा वैज्ञानिक है, क्लियर है। तो चलिए जरा अपवाह तंत्र को हम पढ़ना शुरू करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट में ही आपसे पूछा गया है अपवाह तंत्र, और ये किस में है? ये है बीपीएससी में ज्योग्राफी के मेंस में, क्लियर है। तो बच्चे सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है अपवाह तंत्र, हमें पहले समझना है कि ये अपवाह तंत्र होता क्या है, क्लियर है, कि अपवाह तंत्र होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अपवाह तंत्र का जो संबंध है, ये संबंध है नदियों से, या हम ऐसे कह सकते हैं नदियों के जाल से, क्लियर है। अपवाह तंत्र का संबंध किससे है? तो अपवाह तंत्र का संबंध है नदियों के जाल से। तो अब नदियों के जाल से यहाँ कहने का क्या मतलब है? तो देखिए बच्चे, याद रखना है कि किसी क्षेत्र में, क्लियर है, देखिए बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र में बहने वाली, किसी क्षेत्र में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है, क्लियर है, किसी क्षेत्र में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है, क्लियर है बच्चे। इस सबसे बड़ी जो नदी है हम इसे ही कहते हैं मुख्य नदी। हम इसे क्या कहते हैं? मुख्य नदी, यानी कि मेन रिवर, क्लियर है। तो याद रखना है बच्चे, बहुत आसान है इसको समझना कि अपवाह तंत्र से दरअसल हम कहना क्या चाहते हैं। तो अपवाह तंत्र से हम कहना चाहते हैं नदियों के जाल को, क्लियर है। अब नदियों के जाल से क्या सेंस निकला? तो किसी भी क्षेत्र में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी होती है, उसी बड़ी नदी को हम क्या कहते हैं? मुख्य नदी कहते हैं। और मुख्य नदी जो है बच्चे एक निश्चित दिशा में बहती है। यहाँ केयर करेंगे, मुख्य नदी क्या करती है? एक निश्चित दिशा में बहती है। तो जब ये एक निश्चित दिशा में बहती है तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी होती हैं। इनकी क्या होती है बच्चे? बहुत सारी सहायक नदियां। और जो सहायक नदियां हैं हम उन्हें शाखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी शाखाएं भी हम कह देते हैं। तो याद रखना है कि मुख्य नदी जो निश्चित दिशा में बहती है उसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी उस नदी में मिलती है और निश्चित दिशा में ही बहती है। इन सब को ही मिला करके हम क्या कहते हैं? हम अपवाह कहते हैं। याद रखना है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी होती है वो मुख्य नदी है, जो कि एक निश्चित दिशा में बहती है और अपनी सहायक नदियां और शाखाओं के साथ बहती है। तो वो जो जल बहता है उसी बहाव को हम क्या कहते हैं?
अपवाह कहते हैं। तो आप सहज भाषा में कह सकते हैं बच्चे कि जो बहाव है उसी बहाव को ही हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। लेकिन अगर हम इसमें ये जोड़े कि इन सब का जो जाल है, इन सब का जो जाल है यानी कि इन सभी नदियों का जो नेस्ट है, तो इस जाल को हम क्या कहते हैं, तो इसी जाल को हम कहते हैं अपवाह तंत्र। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यानी इसी जाल को ही क्या कहा जाता है, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। तो देखिए कितना सहज है समझना कि अपवाह तंत्र दरअसल होता क्या है। तो हम सिंपल यही कहेंगे बच्चे कि मुख्य नदी और सहायक नदियों का जहां बहाव है उनका जो पूरा जाल है उसी जाल को ही हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो देखिए अब इसको आसान भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं, तो याद रखेंगे कि किसी मुख्य नदी एवं उनके शाखाओं द्वारा यानी ब्रांचेस द्वारा, क्लियर है, किसी मुख्य नदी एवं उनके शाखाओं द्वारा किसी निश्चित दिशा में, क्लियर है बच्चे, किसी मुख्य नदी एवं उनके शाखाओं द्वारा किसी निश्चित दिशा में जल के बहाव को, क्लियर है बच्चे, जल के बहाव को अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं, यानी कि ड्रेनेज कहते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है कि बहाव को ही हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। एवं इन सब के सम्मिलित जाल को, देखिए कितना आसान है बच्चे, इन सब के सम्मिलित जाल को, क्लियर है, इन सब के सम्मिलित जाल को ही हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में और शब्दों में आप समझ सकते हैं कि अपवाह तंत्र जो होता है वो क्या होता है, क्लियर है। तो फिर से समझिए कि किसी मुख्य नदी और उनके शाखाओं द्वारा निश्चित दिशा में जो जल का बहाव है हम उसे अपवाह कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। और इन सब के सम्मिलित जाल को, इन सब के अगर आप जाल को सम्मिलित कर लेंगे तो हम उसे ही क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। अच्छा चलिए, अपवाह तंत्र तो हमने समझा। तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चे कि अपवाह तंत्र क्या है, उस प्रदेश के ढाल और भूवैज्ञानिक संरचना पर निर्भर करता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी जो अपवाह तंत्र है बच्चे, क्लियर है, किसी अपवाह तंत्र पर, देखिए इस तरह भी आप कह सकते हैं, किसी अपवाह तंत्र पर उस क्षेत्र के, या हम ऐसे कह सकते हैं उस विशेष क्षेत्र के ढाल, यानी उस विशेष क्षेत्र का जो भी ढाल हो बच्चे, यानी जो भी क्या हो, स्लोप है, क्लियर है, उस विशेष क्षेत्र का ढाल। यहाँ पर पूरी बात समझिए कि उस विशेष क्षेत्र का क्या होगा, ढाल, एवं भूवैज्ञानिक संरचना, या हम ये कह सकते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बहुत आसान से समझिए कि किसी अपवाह तंत्र पर उस विशेष क्षेत्र के ढाल एवं भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का प्रभाव पड़ता है, बस इसे इस तरीके से आपको याद रखना है। आप अपने आप चीजों को समझ जाएंगे कि किसी भी अपवाह तंत्र पर, कोई भी अपवाह तंत्र हो, उस विशेष क्षेत्र का जो ढाल होता है बच्चे, जो स्लोप होता है, और वहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वहाँ का चट्टान, वहाँ का रॉक, वहाँ का सरफेस, क्लियर है। तो ढाल और सरफेस ऐसे याद रखिएगा बच्चे, ढाल और भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, इन सब का क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। अब ये जो प्रभाव पड़ता है बच्चे, इसी प्रभाव से क्या होता है कि हम जो है अपवाह तंत्र के विभिन्न वर्गों को, विभिन्न प्रकारों को क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। क्या आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि अपवाह तंत्र का क्या प्रकार है, या अपवाह तंत्र के कितने वर्ग हैं, और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से चीजों को हम सीख सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बस मैंने जैसा आपसे कहा है कि अगर आप चीजों को
समझ भी रहे हैं, हल्का भी अगर आप याद रखते हैं तो ये इतना वैज्ञानिक है कि आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्लियर हो चुका? चलिए अब समझिए बच्चे, सभी लोग याद रखेंगे कि अपवाह प्रणाली को हम दो वर्गों में बांटते हैं। देखिए कितना इजी है समझना। अपवाह प्रणाली को दो वर्गों में यानी दो क्लासेस में, ठीक है बच्चे, दो वर्गों में यानी कि दो क्लास में बांटा जाता है, क्लास में बांटा जाता है। एकदम सहज है। तो चलिए हमने ये देखा कि अपवाह प्रणाली के दो क्लास हैं। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा है कि अपवाह प्रणाली पर क्षेत्र विशेष का ढाल, स्लोप और वहां का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो सरफेस स्ट्रक्चर है, जो रॉक स्ट्रक्चर है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो हम इन सब चीजों को यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हमने ये देखा कि अपवाह प्रणाली को दो वर्गों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। अब ये दो वर्ग क्या है बच्चे? तो देखिए पहला नंबर 1 को मैंने कहा है अनुगामी। देख रहे हैं बच्चे, अनुगामी या अनुवर्ती, अनुगामी या अनुवर्ती। क्लियर है? अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह तंत्र, अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह तंत्र। आप इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर हो चुका? चलिए तो याद रखिएगा, अपवाह प्रणाली को हमने दो वर्गों में बांटा। जो हमारा पहला वर्ग था उसे हमने क्या नाम दिया? अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह तंत्र। भूलेंगे नहीं, अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह तंत्र। चलिए अब दूसरा क्या है, यहीं पर हम कवर करेंगे। अब इसका जो दूसरा वर्ग है, क्लियर है? दूसरे वर्ग को हम कहते हैं अनानु, देख रहे बच्चे, अनानुवर्ती। ठीक है, अनुवर्ती है और दूसरे को क्या कहा हमने? अनानुवर्ती अपवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र। आप तंत्र भी कह सकते हैं, आप प्रणाली भी कह सकते हैं। बच्चे एक ही बात है, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन चलिए मैं यहाँ भी प्रणाली लिख दूं ताकि आपको पूरी बात एकदम क्लियर होती जाए। प्रणाली या सिस्टम एक ही बात होगी। चलिए उसका बाद दूसरा है अनानुवर्ती अपवाह प्रणाली। क्लियर हो गया? जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। पूरी बात एकदम क्लियर हो चुकी है। तो हमने देखा कि अपवाह प्रणाली को दो भागों में बांटा जाता है। पहले को कहा गया अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह प्रणाली और दूसरे को कहा गया है अनानुवर्ती अपवाह प्रणाली, इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो पहले हमने यहाँ दो प्रकार को सीखा। अब हम एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे और एकदम इतने वैज्ञानिक तरीके से ताकि चीजें अपने आप दिमाग में बैठते जाए और जब भी क्वेश्चन हो हम उसे बखूबी लिख सके। राइटिंग जो है हमारी यहीं से क्लियर होनी शुरू हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हमें पढ़ना है अनुगामी अनुवर्ती अपवाह तंत्र। तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे मैंने क्या कहा था कि क्षेत्र विशेष का ढाल और भौतिक संरचना यानी कि चट्टानी संरचना का प्रभाव पड़ता है, इस बात को यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले याद रखिएगा कि अनुगामी अपवाह प्रणाली क्या होती है। तो याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो नदियां हैं, देखिए आसानी से समझिए बच्चे, नदियां ढाल के अनुसार बहती हैं। क्लियर हो चुका? नदियां ढाल के अनुसार बहती हैं। किसके अनुसार बहती हैं? तो ढाल के अनुसार बहती हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वैसा कोई भी नदी तंत्र, वैसा कोई भी रिवर सिस्टम, चाहे वो मुख्य नदी हो या उसकी सहायक नदी हो, क्लियर है? तो वैसी नदी जो ढाल के अनुसार बहती है उसी को हम अनुवर्ती नदी कहते हैं। क्लियर है? आप इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चे कि वैसी नदियां जो ढाल के अनुसार बहती हैं वही क्या कहलाती हैं? अनुवर्ती नदी कहलाती हैं। अनुवर्ती नदी कहलाती है। देख रहे हैं कितना आसान है समझना। चलिए तो हमने ये देखा कि वैसी नदियां हैं जो किसके अनुसार बह रही हैं? ढाल के अनुसार बह रही है। तो जैसे मान लीजिए बच्चे कि कोई जमीन हो, ठीक है, अनुवर्ती नदी कहलाती है। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई जमीन है और इसकी ढाल इस तरफ है, देख रहे हैं
ये ढाल क्या है, इस तरफ है। अच्छा, और अगर कोई नदी इसी ढाल पे बह रही है, ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये क्या है, कोई नदी है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो नदी है ये किसके अकॉर्डिंग बह रही है, ये ढाल के अकॉर्डिंग बह रही है। तो पानी तो वैसे भी ढाल के अनुसार ही बहता है। तो यहाँ पर केयर कीजिए कि वैसी नदी है जो ढाल यानी के स्लोप के अकॉर्डिंग बह रही है। क्लियर है? तो जब ये नदी ढाल यानी के स्लोप के अकॉर्डिंग बहेगी तो हम उसे क्या नाम देंगे, अनुवर्ती नदी कहेंगे। और याद रखेंगे कि जो अनुवर्ती नदी है बच्चे, वो क्या होता है कि अपवाह प्रणाली, ऐसी अपवाह प्रणाली का भूगर्भिक संरचना से संबंध होता है। क्लियर है? फिर तुरंत क्या लिखेंगे कि इस अपवाह प्रणाली का, इस अपवाह तंत्र का, या हम ऐसे कह सकते हैं इस अपवाह प्रणाली का भूवैज्ञानिक संरचना से भी क्या होता है, संबंध होता है। यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से क्या होता है, संबंध होता है। क्लियर हो चुका? देखिए बहुत आसान है, संरचना से संबंध होता है। क्लियर हो गया? तो हमने देखा कि वैसी नदियां जो ढाल के अनुसार बहती हैं वो अनुवर्ती नदी कहलाती हैं, और इस अपवाह प्रणाली का, इस अपवाह तंत्र का उस वहां के भूवैज्ञानिक संरचना से भी क्या होता है, संबंध होता है। यानी जो मैंने कहा था कि अपवाह तंत्र जो है उस क्षेत्र के ढाल पर और वहां की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, भूवैज्ञानिक संरचना, उस पर निर्भर है, संबंध है। वही चीज आपको अनुवर्ती नदी में दिखा जा रहा है कि ये एक तो ढाल के अनुसार भी बह रही है और वहां की भूवैज्ञानिक संरचना से भी क्या होता है, इसका संबंध होता है। क्लियर हो चुका? अच्छा, फिर एक बात याद रखिएगा कि अनुवर्ती नदियों को हम नमन जलधारा भी कहते हैं। देखिए इसका नाम कैसे बदल जाता है। तो हमने ये देखा कि अनुवर्ती जो नदियां हैं, क्लियर है? यहाँ पर फिर बच्चे समझिए कि अनुवर्ती नदियों को, अनुवर्ती नदियों को नमन जलधारा भी कहते हैं। देखिए यहाँ आपको समझना होगा कि नमन जलधारा होता क्या है। नमन को हम नती भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? नती भी। और इसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीप कहते हैं। और आसान भाषा में अगर आप कहेंगे तो हम इसे कोण भी कहते हैं। तो अनुवर्ती नदियों को नमन या नती, क्लियर है बच्चे, नमन या नती नदियां भी कहते हैं, नदियां भी कहते हैं। देख सकते हैं, बहुत आसान है समझना। तो हमने फिर ये देखा कि जो अनुवर्ती नदियां हैं उन्हीं का एक और नाम है। वो क्या नाम है? नमन या नती नदियां। अब देखिए इन्हें नमन या नती नदियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोण की दिशा में बहती है। देख रहे बच्चे, ये जो ढाल है यही तो एंगल है, यही तो कोण है, क्योंकि ये कोण की क्या है, दिशा में ही बह रही है। तो हम ये भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं क्योंकि ये जो नदियां हैं, क्लियर है, क्योंकि ये नती या कोण की दिशा में, क्योंकि बच्चे ढाल बनेगा तो एक एंगल ही तो होगा, क्योंकि नती या कोण की दिशा में बहती है, नती या कोण की दिशा में बहती है। देख सकते हैं कितना सहज है बच्चे। तो देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप इस तरीके से तैयार करेंगे नोट्स को कि वैसी नदियां ढाल के अनुसार बहती हैं। वैसी नदियां जो, देखिए यहाँ पर और आसान हो गया कि वैसी नदियां जो ढाल के अनुसार बहती हैं अनुवर्ती नदी कहलाती हैं। इस अपवाह प्रणाली का भूवैज्ञानिक संरचना से संबंध होता है। और अनुवर्ती नदियों को हम नमन या नती, क्लियर है बच्चे, नदियां भी कहते हैं क्योंकि ये नती या कोण की दिशा में बहती है। क्लियर हो चुका है? चलिए अब देखा बच्चे, हमने क्या हुआ कि यहाँ पर अनुवर्ती नदी तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए अब क्या होता है, फिर याद रखिएगा कि अनुवर्ती नदियों के, क्लियर है, यहाँ पर समझिए बच्चे कि अनुवर्ती नदियों के विकास के बाद, यानी जब अनुवर्ती नदियों का विकास हो जाता है, वो बहने लगती हैं। क्लियर है? एकदम आसान है, समझिए। अनुवर्ती नदियों के विकास के बाद इनकी सहायक नदियों का भी विकास होता है। तो अनुवर्ती नदियों के विकास के बाद, ठीक है बच्चे, विकास के बाद इनके सहायक नदियों का विकास होता है। अब देखिए किसका विकास होता है? इनके सहायक नदियों का। और सहायक नदियों को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो आप कहते हैं ट्रिब्यूटरी।
तो फिर याद रखिएगा कि अनुवर्ती नदियों के विकास के बाद इनके सहायक नदियों का विकास होता है। अब इनके ट्रिब्यूटरी का, सहायक नदियों का भी क्या होता है बच्चे, विकास होता है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं मेन नदी तो बन गई, तो जब मेन नदी बन गई तो मेन नदी के बाद यानी अनुवर्ती नदियों के विकास के बाद इनके सहायक नदियों का भी क्या होता है, अब विकास होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो सहायक नदियां हैं ये कहा जाता है बच्चे कि सहायक नदियां अनुवर्ती नदी से लगभग समकोण पर मिलती है। इस बात को समझिएगा कि सहायक नदियां अनुवर्ती नदी से लगभग समकोण पर, देखिए समकोण का मतलब है राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर। क्लियर हो गया। तो संभवतः या लगभग राइट एंगल पर मिलती हैं। अभी मैं ग्राफ में आपको सब समझा देता हूं, आप अपने आप चीजों को समझ लेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भी सहायक नदियां हैं वो अनुवर्ती नदी से, यानी जो पहले बन चुकी थी अनुवर्ती नदी से लगभग समकोण पर मिलती है। किस पर मिलती है बच्चे, लगभग समकोण पर मिलती है यानी कि राइट एंगल पर मिलती है। इन्हें ही परवर्ती नदी, सब्सिक्वेंट नदी कहा गया है। तो याद रखेंगे इन्हें परवर्ती नदी क्या कहा गया है, परवर्ती नदी यानी के सब्सिक्वेंट नदी। क्लियर है। इन्हें परवर्ती नदी कहा गया है। चलिए अब हम ग्राफिंग बनाकर ये देखते हैं कि परवर्ती नदी कैसे बन रही है। तो पहले एक बात फिर से मैं याद दिला दूं कि सहायक नदियां जो है अनुवर्ती नदी से लगभग समकोण पर मिलती है। याद रखिएगा बच्चे कि सहायक नदियां जो अनुवर्ती नदी है यानी कि कॉन्सिक्वेंट नदी है, देखिए इंग्लिश में भी नाम है यहाँ पर, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, तो अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलती है और इन्हें ही परवर्ती नदी कहा गया है यानी कि सब्सिक्वेंट रिवर कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परवर्ती नदी क्या है, आप बोलेंगे जो अनुवर्ती नदी है उसी की सहायक है। और अनुवर्ती नदी क्या है, वो नदी जो पहले बनी है और ढाल के अनुसार बह रही है और वहां की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से उसका क्या है, संबंध है। तो चलिए पहले मैं ये आप समझ गए, इसे मिटा दूं और फिर ग्राफिंग बनाकर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अच्छा, एक बात यहाँ पर सभी बच्चे याद रखिएगा कि ज्यादातर जो अनुवर्ती नदियां हैं वो आपको दक्षिण भारत में यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में बखूबी मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं कि वहां पर किस तरीके से ये जो चीजें हैं आपको मिल रही हैं। क्लियर है। तो यहाँ सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां, मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे दूं कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है पेनिनसुलर इंडिया। क्लियर है। यहाँ देखिए पेनिनसुलर इंडिया। क्लियर है बच्चे। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां यानी मैक्सिमम रिवर, क्लियर है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां क्या है, अनुवर्ती नदियां हैं। ये एग्जाम्पल भी हो गया आपका, अनुवर्ती नदियां हैं यानी के कॉन्सिक्वेंट नदियां हैं। कॉन्सिक्वेंट क्या है, नदियां हैं। क्लियर है। तो ये भूलेंगे नहीं आप लोग कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां यानी मैक्सिमम नदियां क्या है, अनुवर्ती नदियां हैं। चलिए अब यहाँ पर सभी लोग केयर कीजिए। मान लीजिए बच्चे ये अनुवर्ती नदी है, ये देखिए ये क्या है, अनुवर्ती नदी है। चलिए तो ये मैंने आपको अनुवर्ती नदी यहाँ पर दिखा दिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इस अनुवर्ती नदी से समकोण पर, क्लियर है बच्चे, जो नदी मिलेगी वही तो परवर्ती नदी है। चलिए तो हम जरा देखते हैं कि समकोण पर कैसे परवर्ती नदी जो है इनसे मिल रही है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से ये पेन मैंने ऐसे चलाया, ये देखिए, देख रहे हैं, सिंपल मिला बच्चे, सीधा, ये देखिए। ओके, उसी तरह यहां से भी अगर देखिए आ रही है मिलने के लिए तो गुड। अब यहाँ पर सभी लोग केयर कीजिए कि मैंने क्या कहा था कि जो पहले नदी है वही अनुवर्ती नदी है।
तो जो लाल से मैंने बनाया है वो क्या है, अनुवर्ती नदी है। यहाँ देखिए मैं अभी लिख भी दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए ये जो नदी है यही क्या है, अनुवर्ती नदी। ये मैंने आपको बना दिया अनुवर्ती नदी। और कहा था कि अनुवर्ती नदी से जो नदी मिलेगी, तो देखिए अनुवर्ती नदी को मैंने 1 नंबर कहा है। क्या कहा है, 1 नंबर। तो ये 1 नंबर मैं इस पर लिख भी देता हूँ बच्चे ताकि आपको परेशानी नहीं हो। ये देखिए ये अनुवर्ती नदी है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि अनुवर्ती के विकास के बाद उनकी सहायक नदियों का विकास होगा, जो कि अनुवर्ती नदी पर लगभग समकोण में मिलेगी। देख रहे हैं लगभग समकोण में मिल रही है, तो मैंने इसको नंबर 2 दे दिया। ये भी देखिए ये भी क्या है, नंबर 2। और जो समकोण पर मिलेगी उस नदी का मैंने आपसे क्या नाम कहा था, उसे कहा था आपको परवर्ती नदी, सब्सिक्वेंट रिवर। तो यानी कि ये अब जो नदी है, यहाँ देखिए बच्चे, यही नदी क्या हो गई, परवर्ती नदी। यहाँ पर देखिए क्लियर है, यही नदी क्या हो गई, परवर्ती नदी। तो हमने देख लिया कि नंबर 2 पर हमारा क्या है, परवर्ती नदी। क्लियर है। चलिए ये एकदम आपको समझ में आ चुका है। तो फिर याद रखना है कि अनुवर्ती नदी के बाद जो सहायक नदी बनी उसी को हमने क्या नाम दिया, उसी को हमने परवर्ती नदी कहा है। और परवर्ती नदी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था, मैं यहाँ फिर से आपको लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो। परवर्ती नदी को हम कहते हैं सब्सिक्वेंट रिवर। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सिक्वेंट रिवर, सब्सिक्वेंट रिवर। क्लियर है। तो चलिए हमने यहाँ पर देख लिया कि परवर्ती नदी बन गई और इसी परवर्ती नदी को हमने क्या नाम दिया है, हमने नाम दिया है सब्सिक्वेंट रिवर। अब देखिए अब इसके बाद फिर क्या होगा, तो यहाँ के बाद बच्चे हमें फिर समझना है कि परवर्ती नदी के विकसित होने के बाद अब इनके दोनों ओर से सरिताएं आकर मिलती है। यहाँ देखिए बच्चे अब समझिए कि परवर्ती नदी के विकसित होने के बाद परवर्ती नदी, मैंने क्या कहा है परवर्ती नदी को, सब्सिक्वेंट। क्लियर है। चलिए तो परवर्ती नदी के विकसित होने के बाद, विकसित होने के बाद अब इनकी सहायक नदियां भी विकसित होती हैं। यानी अब इनकी भी क्या हो रही है बच्चे, सहायक नदियां क्या हो रही हैं, विकसित होती हैं। क्लियर है। देखिए आसान से समझते हैं हम इसे, विकसित होती है। क्लियर हो गया। यानी हमने ये देखा कि जब परवर्ती नदी का विकसित हो गई, यानी परवर्ती नदी जब डेवलप हो गई, तो उसके विकसित होने के बाद अब इनकी भी सहायक नदियां क्या हो रही हैं, विकसित हो रही हैं। यानी अनुवर्ती की सहायक नदी तो परवर्ती नदी है, अब इनकी भी सहायक नदियां विकसित हो रही है। तो अगर इनकी भी सहायक नदियां विकसित होंगी तो याद रखना है बच्चे कि जो सहायक नदियां हैं ये भी क्या करती हैं, लगभग समकोण पर मिलती हैं। तो याद रखना है कि जो सहायक नदियां विकसित होती हैं ये भी क्या होती हैं, लगभग समकोण पर मिलती है। तो देखिए यहीं पर मैंने जोड़ा कि ये सहायक नदियां भी, ये सहायक नदियां भी परवर्ती नदी से, ये सहायक नदियां भी परवर्ती नदी से लगभग समकोण पर मिलती हैं। लगभग किस पर मिल रही है बच्चे, लगभग समकोण पर मिलती है। ठीक है। यहाँ देखिए लगभग समकोण, यानी भाई बच्चे 90 डिग्री आने के राइट एंगल, लगभग समकोण पर मिलती हैं। क्लियर है। अच्छा तो अब यहाँ पर क्लियर कीजिए बच्चे कि ठीक है चलो परवर्ती नदी बन गई, अब इनकी भी सहायक नदियां बनेगी और वो भी कैसे मिलेंगी, समकोण पर। तो अगर समकोण पर मिलेंगी तो जाहिर है कि एक इस तरह से बहेगी, ये देखिए बच्चे क्लियर है, और इस तरह से भी बह सकती है। यानी ये देखिए ऐसे आकर के मिल रही है और ये क्या है, ऊपर की ओर जा करके ऐसे मिल रही है। देख रहे हैं बच्चे, बहुत सहज है। उसी तरह यहाँ पर भी तो ये हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर भी ये हो सकता है, फिर इस तरफ से भी आप देखिए, इस तरफ से भी हो सकता है। यानी ये इधर से आकर लगभग समकोण पर मिल रही है और ये नीचे से ऊपर जाकर लगभग क्या है, समकोण पर मिल रही है। तो हमने देखा कि जब ये नदियां समकोण पर मिल रही हैं
तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दो तरीके से बह रही हैं? देखिए, इसको समझना होगा कि कैसे दो तरीके से बह रही हैं। पहले तो यहाँ आप समझ में आ गया कि देखिए ये सभी क्या है, समकोण पर ही मिल रही है। तो अब यहाँ पर आपको वो दो तरीका देखना है। वो दो तरीका आप कैसे देखेंगे, पहले मैं ये मिटा दूं और उसके बाद जब मैं आपको लैंग्वेज लिख रहा हूँ उस पर आप देखिए कवर कीजिए, तो अपने आप आपको समझ में सारी बातें आएंगी। वहां आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखिए बच्चे, क्लियर है? अब देखिए, आप केयर कीजिए इस नदी को, क्लियर है? जो वो नदी है बच्चे और एक उससे उल्टी जो है, आप दोनों को देखिए, क्लियर है? तो याद रखेंगे कि मैंने इस नदी को 3 नंबर कहा। यहाँ देखिए, मैंने इस नदी को क्या नाम दिया, 3 नंबर, और इस नदी को दिया 4 नंबर। उसी तरह बच्चे यहाँ भी मैंने क्या किया है कि इस नदी को क्या नाम दिया है, 3 नंबर, और इस नदी को दिया है 4 नंबर। तो यहाँ पर केयर कीजिए, मैंने परवर्ती नदी की सहायक बताया था, तो चलिए मैंने फिर यहाँ पर लिख दिया परवर्ती नदी की सहायक। अब इसमें कवर कीजिए जो मैंने नंबर 3 कहा है। देखिए, मैंने 3 को यहाँ लिखा, अगर 3 को ध्यान से देखेंगे तो वो अनुवर्ती की दिशा में बह रही है। देख रहे हैं, अनुवर्ती इस दिशा में बह रही है, तो उसी दिशा में ये भी तो बह रही है, यानी परवर्ती की एक सहायक अनुवर्ती की दिशा में बह रही है। देख रहे हैं, तो देखिए, यानी नंबर 3 आपने क्या देखा कि ये अनुवर्ती नदी की दिशा में है, अनुवर्ती नदी की दिशा में बहती है। देख रहे हैं, एकदम सहज है बच्चे। आपने यहाँ पर इसे कवर कर लिया कि ये तो अनुवर्ती नदी की दिशा में बह रही है। तो जो अनुवर्ती नदी की दिशा में बहती है, तो हम उसे क्या नाम देते हैं, हम उसे नाम देते हैं नवानुवर्ती नदी। तो याद रखिएगा, इसे हमने क्या नाम दिया, नवानुवर्ती नदी। यानी ये जो नंबर 3 है बच्चे, ठीक है, ये देखिए, इसी नंबर 3 का क्या नाम हमने दिया, नवानुवर्ती। क्लियर है, नवानुवर्ती नदी। अब नवानुवर्ती नदी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा, नवानुवर्ती को हम कहेंगे रेसिक्वेंट रिवर। यानी ये जो रिवर है यही क्या कहलाया, रेसिक्वेंट रिवर। और देखिए, मैंने यहाँ पर भी इसका नाम लिख दिया, रेसिक्वेंट रिवर। क्लियर हो गया? तो आपने परवर्ती नदी की एक सहायक नदी को, देखिए परवर्ती नदी की एक सहायक नदी को आपने देखा कि वो अनुवर्ती नदी की दिशा में, देखिए दोनों की दिशा एक है, दिशा में है, तो उससे ही आपने क्या नाम दिया, नवानुवर्ती नदी। अब 4 को देखिए बच्चे ध्यान से, ठीक है। नंबर 4 वाली अगर आप नदी को देखेंगे तो लग रहा है ना कि वो अनुवर्ती के उल्टे बह रही है। देखिए, अनुवर्ती नीचे आ रही है और ये क्या है, अनुवर्ती के ठीक उल्टा बह रही है। आप यहाँ भी देखिए कि अनुवर्ती नीचे आ रही है और ये ठीक इसके उल्टा बह रही है, यानी ये अनुवर्ती के विपरीत है, ठीक है। तो आपने देखा कि चौथा नंबर वाली जो नदी है वो अनुवर्ती नदी के दिशा के विपरीत बहती है। एकदम सिंपल बच्चे, दिशा के क्या है, विपरीत बहती है। तो जब दिशा के विपरीत बहती है तो फिर हम इसे क्या नाम देंगे, इसे हम कहते हैं प्रत्यानुवर्ती। यहाँ देखिए बच्चे, इसे हमने क्या नाम दिया, प्रत्यानुवर्ती नदी, प्रत्यानुवर्ती नदी। हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे ऑब्सिक्वेंट रिवर, ऑब्सिक्वेंट रिवर। यानी इस 4 नंबर का जो हमने नाम दिया वो क्या नाम दिया, प्रत्यानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती नदी, प्रत्यानुवर्ती नदी। और प्रत्यानुवर्ती नदी को हमने इंग्लिश में क्या कहा था, हमने कहा था ऑब्सिक्वेंट रिवर, ऑब्सिक्वेंट रिवर। तो देखिए बच्चे, कितनी वैज्ञानिक चीज है, बस आप तरीके से सीख लें, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यही सेम बच्चे जो 3 है वो यही नाम यहाँ पर भी आप जोड़ लेंगे और यहाँ जो 4 है वही नाम आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह प्रणाली को कितने वैज्ञानिक तरीके से सीखा है।
बस आपको इस ग्राफिंग को ख्याल रखना है। जैसे ख्याल रखेंगे आप अपने सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी जो नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे कि परवर्ती नदियों को स्ट्राइक जलधारा भी कहा गया है। मैं आपको एक और नाम बता दूं ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो परवर्ती नदी है, इस परवर्ती नदी का एक और नाम है। ठीक है, इसे कहा गया है स्ट्राइक। स्ट्राइक, स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक रिवर कह सकते हैं, स्ट्राइक जलधारा भी कह सकते हैं। तो मैंने ऐसे आपको एक साइड में ये भी नाम बता दिया कि परवर्ती नदी को, यानी कि जो परवर्ती नदी है हमारा बच्चे, और हमने परवर्ती नदी को क्या नाम दिया है? सब्सिक्वेंट रिवर। तो सब्सिक्वेंट रिवर का ही एक और नाम है, वो क्या है? स्ट्राइक रिवर। चलिए, यहाँ पर आकर के हमने क्या किया कि हमने अनुगामी या अनुवर्ती प्रवाह प्रणाली को अच्छे से सीख लिया। और ये ग्राफ देखिए कितना वैज्ञानिक है। अगर आप इसे ख्याल रखते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप उसे आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अब नंबर 2 पर और देखते हैं कि हमारा दूसरा वर्ग क्या है। बस इसे अच्छे से समझ लेना है और बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर यहाँ आपको किसी तरीके की कोई भी जो है परेशानी नहीं होगी। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं हम इसके दूसरे वर्ग में और देखते हैं कि इसका जो दूसरा वर्ग है, दूसरा क्लास है, वो क्या है। और देखिए उसको समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने आपको जैसा इसके बारे में समझाया है कुछ उसी तरह आपको इसके भी बारे में समझना है, ताकि आपको यहाँ कोई भी परेशानी नहीं हो। अब आते हैं नंबर 2 पर। 2 वर्ग थे, तो जो नंबर 2 है उसे मैंने क्या कहा था आपको? अनानुवर्ती नदी या नदियां, अपवाह तंत्र, आप कुछ भी कह लीजिए, सब वही बात है बच्चे। अनानुवर्ती नदियां, या हम ये भी कह सकते हैं अपवाह तंत्र। क्लियर है? अच्छा, इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इनकॉन्सिक्वेंट, इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम ना। तो ये हमारा दूसरा है, 2 वर्ग है, अनानुवर्ती नदियां या अपवाह तंत्र। तो बच्चे इसको समझना बहुत इजी है। जैसा मैंने आपको उसमें क्या कहा था कि वैसी नदियां जो ढाल के अनुसार बहे वो क्या कहलाएंगी? अनुवर्ती नदियां कहलाएंगी। लेकिन ये क्या है? इनकॉन्सिक्वेंट है, अनानुवर्ती है। इसका मतलब हम ऐसे कहेंगे कि ऐसी नदियां जो भूमि के ढाल के अनुसार नहीं बहती। देखिए कितना सहज है समझना बच्चे। ऐसी नदियां जो उस क्षेत्र के, यानी उस प्रदेश की, ऐसी नदियां जो उस क्षेत्र के ढाल, जो उस क्षेत्र के ढाल, यानी कि क्या बच्चे? स्लोप, ढाल के अनुसार नहीं बहती, ढाल के अनुसार नहीं बहती। क्लियर है? उसे अनानुवर्ती नदियां। क्लियर है? इन कौन से रिवर कहते हैं। देखिए बहुत आसान है समझना, सिंपल सी बात है बच्चे। ऐसी नदियां हैं जो उस क्षेत्र के ढाल के अनुसार नहीं बहती, यानी उन्हें ढाल से कोई मतलब नहीं है, ढाल कैसा भी हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? अनानुवर्ती नदियां। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चे कि इस अपवाह प्रणाली को अगर आप केयर कीजिएगा तो जब ये ढाल के अनुसार बहती नहीं तो वहां की भूवैज्ञानिक संरचना से कोई संबंध नहीं रखती, क्योंकि संबंध रखती तो फिर ढाल के अनुसार बहती। तो हम सिंपल यहाँ ये जोड़ सकते हैं कि यह अपवाह तंत्र, देखिए कितना इजी है बच्चे इसको समझना, कि यह अपवाह तंत्र उस प्रदेश की, यह अपवाह तंत्र उस प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना। देखिए भूवैज्ञानिक कह लीजिए या भूगर्भिक कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भूवैज्ञानिक संरचना
या हम कह सकते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से संबंध नहीं रखती, से संबंध नहीं रखती। देख रहे हैं बच्चे, बहुत इजी है इसको समझना। और याद रखिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो किसी भी तरह के मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको तरीका याद है बच्चे तो कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर हो चुका है यहाँ पे? तो हमने देखा बच्चे कि उस प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से कोई भी संबंध नहीं रखती। तो हमने देखा कि यह अपवाह तंत्र उस प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंध नहीं रखती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां की उस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना क्या है। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब इन नदियों का विकास कैसे होता है? तो याद रखना है आपको कि इन नदियों का विकास दो प्रकारों से होता है। क्लियर है बच्चे? समझिए, इन नदियों का विकास, क्लियर है? हमें यही बात समझना है कि इन नदियों का जो विकास है वो दो प्रकार से होता है। इन नदियों का विकास क्या है बच्चे? दो प्रकार से होता है। तो हमें ये भी समझना है कि भाई वो दो प्रकार क्या है। तो आई रिपीट, इन नदियों का विकास जो है वो दो प्रकार से होता है। अब ये दो प्रकार क्या है? तो चलिए समझते हैं कि दो प्रकार क्या क्या है। तो बच्चे पहले को हम बोलते हैं अध्यारोपित अपवाह प्रणाली। क्या कहते हैं हम पहले को? अध्यारोपित अपवाह प्रणाली। क्लियर है? अध्यारोपित अपवाह प्रणाली आप इंग्लिश में कहते हैं सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। हम इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर हो गया? तो पहला प्रकार क्या है? अध्यारोपित अपवाह प्रणाली, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। अब देखिए दूसरा क्या है? तो दूसरा जो इनका है बच्चे उसे हम कहते हैं पूर्वगामी या पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली। पूर्वगामी या पूर्ववर्ती, पूर्वगामी या पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली, पूर्वगामी या पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली। और आप इसे ही कहते हैं एंटीसीडेंटल ड्रेनेज, एंटीसीडेंटल ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज पैटर्न आप कुछ भी कह सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर हो गया? तो हमने क्या देखा बच्चे कि इस तरीके से आप एकदम सहज और बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा कि जो अनानुवर्ती नदियां हैं जो ढाल के अनुसार नहीं बहती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस क्षेत्र का ढाल क्या है, प्लस ये वहां की भूवैज्ञानिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से भी कोई मतलब नहीं रखती। क्लियर हो चुका है? तो तभी हम उन्हें अनुवर्ती नदियां कहते हैं। अब इनका विकास क्या है? दो प्रकार से होता है। तो आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए, वो मैंने आपको दोनों प्रकार जो है बोर्ड पर ऑलरेडी मैंने लिख रखा है कि एक होता है अध्यारोपित अपवाह प्रणाली से। क्लियर है? यानी कि सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। और दूसरा होता है बच्चे पूर्वगामी या पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली से। इसका मतलब है कि हमें अध्यारोपित अपवाह प्रणाली को भी समझना है, पूर्वगामी पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली को भी समझना है। तो जैसे हम इन दोनों को सीखेंगे तो अपने आप हमें अनानुवर्ती नदियां यानी वैसी नदियां जो ढाल के अनुसार नहीं बहती वो हमें समझ में आ जाएगा। और जैसे हम इन चीजों को सीखेंगे उसके बाद हम अपवाह के जो प्रतिरूप हैं, जो पैटर्न है अलग अलग एरिया में, उन सबको हम एक सीक्वेंस में पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पूरी एक वैज्ञानिक नोट्स बना करके दे देंगी। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है? चलिए मैं मिटाऊं इसे।
अब हमें ये समझना है कि अननुवर्ती अपवाह प्रणाली का विकास किस तरीके से होता है। मैंने आपको वो दोनों प्रकार बता दिए हैं बच्चे। एक क्या मैंने आपको बताया है, अध्यारोपित बताया, सुपर इम्पोज, और दूसरा मैंने क्या कहा है, पूर्वगामी पूर्ववर्ती। पूरी बात समझ में आ गई आपको?